हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ है कि अमेठी का रण छोड़ रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। देखिए, तमाम कौतूहल और कयासों के बाद सुबह शुक्रवार को रायबरेली से राहुल गांधी ने नाम की घोषणा कर दी और उन्होंने गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर रायबरेली को चुना है। ऐसा 25 वर्षों बाद हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से इस चुनाव रण में नहीं उतरा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है। इसी दिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी रायबरेली से नामांकन किया है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से वर्ष 2004 में नामांकन चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2006 के उपचुनाव, 2009, 14 और फिर 19 में विजयी हुई हैं। सोनिया हर बार रायबरेली से अजेय रही हैं। इससे पहले 1967 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीती थी। फिर 1971 में विजय हुई, 1977 में वो हार गई थी, 1980 में फिर रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो विजयी हुई। दोपहर 12 बजे के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य लोग नामांकन के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने नामांकन किया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोदी ने राहुल के सीट बदलने पर कसा तंज, डरो मत भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि शहजादे ने वायनाड में अपनी हार मान ली है, इसलिए उन्होंने सीट बदल ली है। यह लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं कि डरो मत। मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि डरो मत भागो मत। चुनाव में सीटों की संख्या पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। दुष्प्रचार पर आमादा पाक, भारत ने दिया करारा जवाब। पहले राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने उसके कुछ ही घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने अपने देश में कुछ संदिग्ध चरित्र वाले लोगों की संदेहजनक स्थिति में मौत के मामले को उठाते हुए भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने की कोशिश की। यूएनजीए में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसके पूरे चरित्र को संदेहास्पद करार दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भी उसे घेरा। कंबोज ने अकरम के बयान को विध्वंसक व हानिकारक करार देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को उन्होंने उठाया। साथ ही भारत में धार्मिक सद्भाव के माहौल को बखूबी सामने रखा। कहा, भारत दूसरी जगहों पर धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए गए लोगों को आश्रय देने का कार्य करता है। मुनीर अकरम का भाषण भारत विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कर सकता है विचार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के मद्देनजर उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी की ओर से बहस कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि लगता है अभी मामले की बहस पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुन सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने राजू से कहा कि मंगलवार को बहस के लिए तैयार होकर आए। साथ ही यह भी बताएं कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो क्या शर्तें लगाई जा सकती है। स्कूलों में सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस, बम के खतरों पर दिशा निर्देश जारी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी संबंधी मेल व फर्जी कॉल के मामले पर शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि स्कूलों में सुरक्षा के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति है। अदालत में दाखिल रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि अधिकारी बम के खतरों सहित आपदाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। यह भी कहा कि विभिन्न स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। वायु प्रदूषण मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाएगी दिल्ली सरकार।
राष्ट्रीय राजधानी के वायु प्रदूषण में बाहरी कारकों को लेकर दिल्ली सरकार भविष्य में अंतर्राज्यीय स्तर पर आक्रामक तौर पर अपनी बात रखेगी। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आंकड़ों के साथ रिपोर्ट भी पेश करेगी। ऐसा करके वह पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण के खात्मे के लिए सहयोग भी मांगेगी और खामियां दूर करने के लिए बाध्य करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर 9 जरूरी चीज़ों पर काम करने वाली है। इनमें पराली जलाने से रोकना, पटाखों पर प्रतिबंध, बीएस मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी में बदलने, ईंट भट्टों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के थर्मल पावर प्लांटों से प्रदूषण शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम इन मुद्दों के कारण प्रदूषण के स्तर पर एक डेटा बैंक तैयार कर रहे हैं। एक जैसे नाम वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक से कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जैसे नाम वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर किसी का राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव नाम हो तो क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इससे उनका अधिकार प्रभावित नहीं होगा? कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। साबू स्टीफन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की मांग की थी। चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह एक जैसे नाम के लोगों के चुनाव लड़ने से उत्पन्न होने वाली परेशानियों के निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाए और इसके लिए कोई तंत्र विकसित करे। शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वी.के. बीजू ने कहा कि वह बहुत गंभीर मुद्दा है और उन्होंने विभिन्न विधानसभा चुनाव के ऐसे उदाहरणों पर किए गए अपने शोध का जिक्र किया और कोर्ट में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 22(3) का हवाला दिया, जो जैसे नाम वालों लोगों के चुनाव लड़ने पर किए जाने वाले उपायों की बात करता है। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह वास्तविकताओं पर विचार करे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 व 86 में जरूरी बदलाव करने पर विचार करे ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। धारा 85 में कहा गया है कि किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करेगा तो उसे 3 वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है, जिसमें महिलाओं को मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार का नुकसान पहुंचाना शामिल है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज और एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि अनुकूल मौसम में हो चुनाव। जब भी मई जून में चुनाव होंगे तब मौसम संबंधी समस्याएं रहेंगी। हमारा उद्देश्य ऐसे समय चुनाव कराने का होना चाहिए जो अधिकतम भागीदारी में सहायक हो। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल लिखा है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यह आम चुनाव का समय है। अनेक कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बार 96.88 करोड़ नागरिकों के पास मताधिकार है। प्रत्येक वोट, चाहे वह किसी भी उम्मीदवार के लिए हो, लोकतंत्र के पक्ष में भी एक वोट है। पूरे विश्व में बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हो रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का परिणाम विभिन्न वैश्विक घटनाओं को अलग अलग ढंग से प्रभावित करेगा, लेकिन भारत में चुनाव ही लोकतंत्र की मजबूत बनाने में सबसे अधिक योगदान देंगे। इसलिए यह समय की मांग है कि चुनाव में अधिकतम सहभागिता को यथासंभव सुनिश्चित किया जाए। मतदाताओं तक पहुंचने और दूर दराज के स्थानों में मतदान की व्यवस्था करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की सराहना की जानी चाहिए। इनमें से कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल भी है। सिविल सोसाइटी संगठनों और समाचार माध्यमों ने भी मतदान के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए हैं। वर्तमान परिदृश्य में मौसम एक अपरिहार्य आयाम है। चुनावों को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जून जो नतीजे आ जाएं। लॉजिस्टिक कारणों और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान को कई हफ्तों की अवधि में आयोजित करना होगा। जैसे ही IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल के दौरान कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की, निर्वाचन आयोग ने त्वरित कार्रवाई की। निर्वाचन आयोग ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। यदि आवश्यकता पड़ी तो यह टास्क फोर्स प्रत्येक चरण के मतदान से 5वें दिन पहले लू और आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा
करेगा। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि उम्मीदवारों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर गर्मी और धूल में प्रचार कार्य करना पड़ता है। सार्वजनिक रैलियों में बड़े नेताओं के बेहोश होने की खबरें चौंकाने वाली तो थीं, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। तथा कथित मतदाता उदासीनता प्रचार अधिनियम के दौरान शुरू हो सकती है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जिन मतदाताओं को ग्रामीण इलाकों में तेज धूप में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, उनके लिए भी अब ये समय है कि बदलाव किया जाए। अब समय आ गया है कि हम आम चुनाव के लिए मौसम के अनुकूल समय सारणी बनाएं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विषय एक साथ चुनाव पर मेरी अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा नहीं था। चुनाव समय सारणी के बारे में मेरा सुझाव उस समिति की सिफारिशों से अलग है। यह सुझाव मेरे द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जलवायु संबंधी चिंता इतनी गंभीर है कि इसके लिए एक सुविचार और सामूहिक पहल की आवश्यकता है। लोकतंत्र के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसे मौसम में चुनाव कराना होना चाहिए जो अधिकतम भागीदारी के लिए अनुकूल हो, ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था और मजबूत हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकतंत्र की शुचिता के सामने सवाल। इस आर्टिकल को कल ही हमने, लगभग ऐसा ही आर्टिकल था सेम, जिसमें लोकतंत्र को बचाने की मुहिम की जा रही थी, उस आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है चौतरफा मुनाफा वसूली के दबाव में लुढ़के बाजार। शेयर मार्केट की न्यूज़ है, स्किप करेंगे। पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता में 2.44% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता 2.44% बढ़ी है। पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 243.22 गीगावाट हो गई है, जो मार्च 2023 में 237.27 गीगावाट थी। सरकारी डाटा के अनुसार बीते वित्त वर्ष के दौरान गैर पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता 10.79% बढ़कर 190.57 गीगावाट हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के अंत में 172.01 गीगावाट थी। बीते वर्ष 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण। अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत कंपनियों के पंजीकरण से मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 1,59,295 पंजीकरण के मुकाबले इसमें 15% की वृद्धि हुई है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। रूसी रक्षा मंत्री बोले, सेना ने इस वर्ष 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किया है कब्जा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने शुक्रवार को सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि उसके सैनिकों ने युद्ध के दौरान इस वर्ष 547 वर्ग किलोमीटर भूक्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। रूस इसे नए क्षेत्र कह रहा है और रूस का यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में 18% भूभाग पर कब्जा है। शोइगु ने कहा कि अग्रिम मोर्चे पर यूक्रेनी बल अपने गढ़ में लगातार पीछे हट रहे हैं। बीते 2 हफ्तों में रूसी सेना ने डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक ने जो वर्डिका क्षेत्र है उसको मुक्त कराया है। अमेरिका में AI से संचालित युद्धक विमान ने भरी उड़ान। एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से शुक्रवार दोपहर एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है, लेकिन यह इसकी अन्य उड़ानों से भिन्न थी, क्योंकि इसे किसी मानव पायलट द्वारा नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसके आगे की सीट पर एयर फोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैडल सवार थे। तो ये आज का 4 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।